आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब बारी आती है दर्शकों को शो में शामिल करने की। मेरे साथ जुड़ गए हैं हिमांशु श्रीवास्तव, एसोसिएट डायरेक्टर मैनेजर रिसर्च मॉर्निंग स्टार। हिमांशु, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और चलिए झटपट दर्शकों से जुड़ते हैं और आपके लिए पहला सवाल पूछ रहे हैं हमारे दर्शक आशीष। आशीष नमस्कार, कैसे हैं आप? थैंक यू कविता जी फॉर टेकिंग द केयर। धन्यवाद, आपने अपना सवाल हमें भेजा। और बैंगलोर से कॉल कर रहे हैं आप? जी। क्या करते हैं आशीष? आईटी प्रोफेशनल। ओके। जो फंड्स की डिटेल्स आपने मुझे दी है मैं दोहरा देती हूँ। एचडीएफसी का स्मॉल कैप है, एसबीआई का भी स्मॉल कैप, एचएसबीसी का मिड कैप है, एसबीआई कॉन्ट्रा, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड है आपके पास, है ना? यस मैम। चलिए 75 लाख 18 ईयर्स में 3 करोड़ 20 साल में। मैम कोई सजेशन हो फर्दर एडिशन या कम करने के लिए एग्जिस्टिंग में, तो इट विल बी हेल्पफुल। 3000 आपको और बढ़ाना है ना? हाँ जी मैम। मुझे ये बताइए कि आपने 2 स्मॉल कैप क्यों रखे हैं पोर्टफोलियो में? मैम फॉर लिटिल बिट एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट के लिए। चलिए, आप वैसे अपने फंड्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं, आपको अपनी रिस्क एपेटाइट, आपकी जो जोखिम उठाने की क्षमता है वो पता है, आपका रिस्क प्रोफाइल पता है? ऑलराइट, चलिए बहुत बढ़िया। हिमांशु आपके पास आती हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है इस लिहाज से भी क्योंकि यहाँ पर स्मॉल कैप्स जानकर और समझकर शामिल किया गया है की तरफ से। और मेरे ख्याल से वो जैसे बता रहे हैं उन्हें अपनी रिस्क प्रोफाइल भी पता है और उनको ये पता है कि वो ज़्यादा जोखिम ले सकते हैं। लेकिन क्या स्मॉल कैप्स के ज़्यादा फंड पोर्टफोलियो में ऐड करने से आपकी रिस्क तो खैर बढ़ ही जाएगी, लेकिन क्या मेरा मुनाफा भी बढ़ेगा या केवल मेरा जोखिम ही बढ़ेगा? और शायद मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा, हालांकि मेरी कैपेसिटी है जोखिम उठाने की, लेकिन वो जोखिम मैं सही दिशा में नहीं उठा रही। ऐसा होता है? देखिए, स्मॉल कैप से जोखिम तो बढ़ता है। हाँ। अगर हम देखें कि इन्वेस्टमेंट टेन्योर बहुत बड़ा है, अगर हम बात करें तो एक इन्वेस्टमेंट टेन्योर उनका 18 साल का और दूसरा 20 साल का है। सो 18 से 20 साल के उसमें आप अगर रिस्क एपेटाइट आपका ज्यादा है तो आप उतना रिस्क ले सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है, आपको रिटर्न्स भी मिल जाएगा। पर हाँ, ये समझने की जरूरत है कि रिस्क एपेटाइट हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, तो आपको अपना रिस्क एपेटाइट हमेशा इवैल्यूएट करते रहना पड़ेगा और ये देखते रहना पड़ेगा कि आपकी जो अभी रिस्क एपेटाइट है वो आगे 5 साल 10 साल 15 साल तक जाकर सेम होगी कि नहीं होगी। तो स्मॉल कैप्स में देखिए एक चीज ये होती है कि आपने इन्वेस्ट तो कर दिया है बिकॉज आपको रिटर्न्स एक टाइम पे अच्छे मिल गए, बट काफी बार होता क्या है कि लोग अपनी रिस्क एपेटाइट जो है थोड़ा अंडर एस्टिमेट भी कर देते हैं। कभी कभी के जब फॉल आता है तो उसमें लोग परेशान हो जाते हैं और एग्जिट का रूट ढूंढने लगते हैं। बट मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि अगर आपने अच्छे से सेलेक्ट करके फंड्स लिया है अपने पोर्टफोलियो में, जो कि जो स्मॉल कैप फंड्स इन्होंने लिए वो अच्छे हैं, तो अंडर परफॉर्मेंस तो बीच बीच में आएगा। 18 साल में आपको अंडर परफॉर्मेंस मिलेगा और परफॉर्मेंस भी मिलेगा। द आइडिया ये होना चाहिए कि आप उसको स्टिक रहिए, अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखिए और ग्रेजुअली आपको रिटर्न्स तो मिल जाएंगे। 18 और 20 साल का टाइम एक अच्छा होता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए। अब थोड़ा सा इनके गोल्स को लेकर मैं आती हूँ। 2 देखिए इनके लक्ष्य हैं, एक 18 साल में पूरा होने वाला है और एक 20 साल में पूरा होने वाला है, और दोनों के लिए मेरे ख्याल से इन्होंने एक ही पोर्टफोलियो बनाया है जिसकी डिटेल्स आपके पास है। तो अब इसको कैसे हम विभाजित करें, क्योंकि 18 साल में तो जो पैसा अभी तक ये जमाएंगे वो निकल जाएगा 75 लाख, ठीक है? तो क्या अलग अलग पोर्टफोलियो होना चाहिए दोनों लक्ष्यों नहीं के नहीं, लिए? बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग पोर्टफोलियो होना चाहिए, वही एक सही तरीका है अपने गोल्स को मीट करने के लिए। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि जो उनका 18 साल का गोल है वो 20 साल के गोल से अलग है, तो अगर गोल्स अलग हैं तो आपका पोर्टफोलियो कर भी लेते अलग हैं होना चाहिए। हिमांशु, हाँ, एक ये सेकंड जरूर बात हो कर सकता लेते हैं आशीष से क्योंकि हमारे साथ है भी आशीष। यस मैम। 18 इज फॉर फर्दर स्टडी और 20 फॉर सेल। 20 इयर्स रिटायरमेंट का है? यस। चलिए, तो ये फर्दर स्टडीज के लिए 75 लाख और रिटायरमेंट के लिए ये 3 करोड़, तो मेरे ख्याल से अलग अलग पोर्टफोलियो काउंट करना पड़ेगा। और क्या ये इन्फ्लेशन, महंगाई को और तमाम खर्चों को काउंट करते हुए आपने रिटायरमेंट का लक्ष्य रखा है आशीष? मैम सॉर्ट ऑफ, क्योंकि अब उससे ज्यादा फिर अभी उतना फिर करना पड़ेगा। अगर उसको ज्यादा इंक्रीज अभी भी मीन्स उतना अकोमोडेट नहीं कर पाएगा आदमी। पैरेलल माय वाइफ प्रोफाइल इज आल्सो देयर, सो
उधर से उसकी भी तो मुझे उम्मीद है जानकारी कुछ हमारे फंड पास है की नहीं। होगी। अब जिसकी जानकारी है उसी की प्लानिंग कर पाएंगे। और दूसरा, 75 लाख आज की तारीख के 75 लाख है ना, 18 साल के बाद तो 75 लाख नहीं है मैम, सो आई थिंक स्टडीज के लिए 75 विल बी मोर देन इनफ। 18 साल के बाद की बात कर रहे हैं आप? एक्सपेक्टेशन मेरा वही है। बाकी फिर लोन लेना ग्रेजुएशन होगा वगैरह। जितना भी होगा। चलिए, बहरहाल थोड़ा सा रियलिस्टिकली इसको हम कैलकुलेट भी करवाते हैं हिमांशु से। तो हिमांशु, एजुकेशन इन्फ्लेशन बताइए। 18 साल की बात की ये बात कर रहे हैं, 75 लाख के पर्याप्त होंगे? ऐसा ना हो कि ये 75 लाख 25 लाख से भी कम रह जाएं और बाद में इनको बहुत अधिक लोन लेना पड़े। देखिए कविता जी, मैं हमेशा एजुकेशन लोन की जब बात आती है, एजुकेशन की बात आती है, उसके प्लानिंग की बात आती है, तो मैं एक चीज ये मान के चलता हूँ कि हमारे कंट्री में सबसे महंगी पढ़ाई जो है वो मेडिकल की होती है। तो मेडिकल की पढ़ाई के हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो डेवलप करें, बिकॉज आपको नहीं पता आपका बच्चा आगे क्या करने वाला है आज की डेट में। देखिए, अगर इनका हम इन्वेस्टमेंट्स देखें, करंट इन्वेस्टमेंट जो है, जो एसआईपी वो कंटिन्यू कर रहे हैं और 3,000 और ऐड करना चाहते हैं, तो 26,000 पर मंथ का जो एसआईपी उनका चल रहा है, और उनकी अगर जो करंट वैल्यू जो 14 लाख के आसपास है इन्वेस्टमेंट की, अगर हम ये पूरा अकाउंट में लें, तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये अपना जो टारगेट अमाउंट 75 लैक्स का है अगले 18 साल में, वो पूरी अच्छे तरीके से फुलफिल कर पाएंगे। और यही नहीं बल्कि ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये अमाउंट 1,24,00,000 के आसपास का आ रहा है। तो अगर आप इन्फ्लेशन भी मान के चलो, और अगर आप मेडिकल या किसी और पढ़ाई का भी इन्फ्लेशन, एजुकेशन का इन्फ्लेशन मान के चलो, तो आई थिंक ये सफिशिएंट होना चाहिए कोई भी पढ़ाई को करने के लिए। तो उस पर्पज से तो इनका मेरे हिसाब से जो इनका टारगेट अचीव हो जाएगा। पर जो उनका 20 साल में 3 करोड़ का जो टारगेट है, उसके लिए उनको एक अलग से अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। उसके लिए अलग से उनको एसआईपी अपना ऐड करना पड़ेगा। ये एसआईपी फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए मेरे हिसाब से उनको 30 से 35 हजार पर मंथ का एक अलग एसआईपी स्टार्ट करना पड़ेगा। रही फंड्स की बात, तो फंड्स उसमें वो फंड्स भी हो सकते हैं जो इनके अभी पोर्टफोलियो में है। आप बस अपना एलोकेशन अलग अलग रखिए, तो वो फंड भी चल सकते हैं। आप दूसरे फंड्स भी, और भी अच्छे फंड्स हैं, उनको भी सेलेक्ट करके एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और मेरे हिसाब से क्योंकि स्मॉल कैप में ज्यादा है, तो मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि लार्ज कैप का एक डिसेंट एक्सपोजर होना चाहिए। तो एक पोर्टफोलियो में एक संतुलन बना रहता है, काफी हेवार्ड नहीं जाता है, कभी बहुत अच्छा है, कभी बहुत खराब। और हमेशा एक चीज ये ध्यान रखना चाहिए, जब आप क्लोजर टू अपने टारगेट हो, तो आप अपने पोर्टफोलियो को डी रिस्क करिए। पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहना पड़ता है, बिकॉज आपके रिस्क एपेटाइट चेंज हो गया, आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स चेंज होंगे, टारगेट भी चेंज हो सकते हैं। तो वो ध्यान में रख के आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए। अपना ये टारगेट तो आप अपना अचीव कर लेंगे 75 लाख का। 3 करोड़ के लिए आपको अलग से एक एसआईपी और अलग से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि 30 से 35 हजार पर मंथ का एसआईपी आप करेंगे तो शायद वो अचीव हो जाएगा। जो अब ऐसे में आप एक तो मैं चाहती हूँ कि आप इनको रफली एसआईपी की फिगर्स बता दीजिए। शायद 75 लाख के लिए अगर हम इस पोर्टफोलियो को रखें तो 23,000 की एसआईपी शायद इनके लिए काफी हो सकती है, लेकिन 26,000 की एसआईपी इनके लिए काफी है, 75 के लिए। जी। और जो इनका 3 करोड़ का टारगेट है, वो 30 से 35 हजार पर मंथ की एसआईपी इनको करनी पड़ेगी। ठीक है। और लार्ज कैप आपने कहा, वो कौन सा फंड होना चाहिए? लार्ज कैप में अच्छे फंड्स हैं काफी। एसबीआई ब्लू चिप अच्छा है, मेरा ही एसेट लार्ज कैप अच्छा है, देन आपका कोटक ब्लू चिप अच्छा है। ये सारे फंड्स जो हैं काफी अच्छे फंड्स हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपना थोड़ा लार्ज कैप एक्सपोजर मेरे हिसाब से थोड़ा बढ़ा दीजिए। रिस्क एपेटाइट अच्छा है आपका, अच्छी बात है। आप फिर भी मेरे स्मॉल रख सकते हैं कभी करीबन 40-45% के आसपास, बट 55% अपने पोर्टफोलियो का आप थोड़ा लार्ज कैप रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑलराइट आशीष, ऑल द बेस्ट। काफ़ी विस्तार से आपको हिमांशु ने तमाम डिटेल्स दे दी है। कोई भी सलाह मिस हो गई है तो शो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद। संजय सिंह हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार संजय जी। नमस्कार मैम। आप भी बैंगलोर से बोल रहे हैं? आज लगता है हमें सारे सवाल बैंगलोर से आने वाले हैं। कैसे हैं, क्या हाल चाल? मैम मैं ठीक हूँ मैम। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने अपना पोर्टफोलियो भेजा जहाँ पे आपके पास 6 फंड्स हैं। 2 करोड़ चाहिए 15 साल में। फैमिली फ्लोटर है आपके पास 10 लाख का, और 2020 से ही आपने निवेश की शुरुआत की है। जी मैम। चलिए, ये खुद जोड़े हैं फंड पोर्टफोलियो में या कोई आर्थिक सलाहकार से मदद? मैंने खुद से किया हुआ है। अच्छा, 2020 में जब आपने शुरुआत की निवेश की तो बहुत यूट्यूब देख देख के किया क्या? यस मैम, यस। अभी मैं आपका प्रोग्राम 1 साल से कंटिन्यू देखता हूँ मैम। अच्छा,
चलिए, जानकारी आपने इकट्ठा की उसके लिए तो अच्छा काम किया आपने, और पोर्टफोलियो हमसे चेक करवा रहे हैं वो और भी उम्दा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट आपको जी फिर हाँ। सही और सटीक सलाह देंगे। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने अपनी नॉलेज को बढ़ाने का काम जारी रखा हुआ है ना? जी, मैं रेगुलर उसको रिव्यू करता हूँ सारे पोर्टफोलियो में अपना। फंड को रेगुलरली रिव्यू नहीं करें तब भी चलेगा, लेकिन आप बाजार को पढ़ते लिखते हैं? बिल्कुल मैम, वो थोड़ा सा देखता हूँ। थोड़ा सा नहीं, आपको जोर लगाना होगा। देखो यहाँ आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई की बात हो रही है ना? चलो जी बिल्कुल मैम। हिमांशु के पास जाते हैं। हिमांशु बताइए। देखिए कविता जी, मुझे इस पोर्टफोलियो में जो सबसे अच्छी बात लगी वो है मेडिक्लेम पॉलिसी। आई थिंक ये मेडिक्लेम पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट हर एक के पास मेडिक्लेम पॉलिसी जरूर होनी चाहिए, बिकॉज अगर किसी भी इन्वेस्टर के फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए या फाइनेंशियल हेल्थ के लिए कोई भी चीज सबसे हानिकारक होती है वो है मेडिकल इमरजेंसीज। वो आपकी सारी मेहनत का पैसा बहुत ही जल्दी ले जा सकते हैं और आपको फिर उसको रिकवर करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। तो मेडिकल पॉलिसी इन्होंने संजय जी ने लेके रखी है और बहुत ही उम्दा चीज है, और बाकी इन्वेस्टर्स को भी वो चीज करना चाहिए। अब अगर हम इनके पोर्टफोलियो की बात करें, इनको जो 15 साल में 2 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, उनका अभी 40,000 पर मंथ का जो एसआईपी चल रहा है, और अगर हम रिटर्न एज्यूम करें 12% के आसपास पर एनम, तो वो अपना मोर और लेस टारगेट अचीव कर लेंगे इस अमाउंट में। उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। उनके पोर्टफोलियो अच्छे हैं, सारे फंड्स बहुत अच्छे हैं। क्लियरली लग रहा है उन्होंने काफी स्टडी करके इन फंड्स को सिलेक्ट किया है, बट थोड़ा सा लॉप साइडेड है। अगर हम देखें तो उनके 5 फंड्स ऐसे हैं जो कि लार्ज कैप फोकस है। लार्ज कैप फंड्स होना जरूरी है, पर एट द सेम टाइम अगर एक बैलेंस पोर्टफोलियो होगा तो अच्छा रहता है, बिकॉज मिड एंड स्मॉल कैप की भी पोर्टफोलियो में उतनी ही जरूरत होती है जितनी लार्ज कैप की, अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है तो। थोड़ा बहुत मिड एंड स्मॉल कैप से होता ये है कि जब मार्केट में रैली आती है तो आपको एक अच्छा रिटर्न दे देते हैं, और लार्ज कैप ऑन द अदर हैंड आपको काफी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी रिकमेंड किया था, अगर आप 60% के आसपास अपना पोर्टफोलियो लार्ज कैप फंड्स में डाल के रखें, 20 से 25% के आसपास मिड कैप में, और 15 से 20 के आसपास स्मॉल कैप में, तो आपको एक अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो मिल जाएगा जो कि आपको काफी अच्छे रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो दे सकता है। लार्ज कैप आपके में है, मिड कैप भी आपके में, स्मॉल कैप में आप अगर चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी है, डीएसपी स्मॉल कैप फंड है। ये सब बहुत अच्छे फंड्स हैं, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, मैनेजर्स काफी अच्छे हैं, बहुत एक्सपीरियंस हैं। तो ये फंड्स आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं, और जो एलोकेशन जो मैंने रिकमेंड किया है ग्रेजुअली आप उसको उस लाइन में ले जा सकते हैं। ऑलराइट संजय जी, वैसे तो काफ़ी कुछ कवर कर लिया हिमांशु ने अपने जवाब में। क्या कुछ पूछना है इसके बावजूद आपको? और मैम मुझे 10,000 और ऐड करना है एसआईपी। ओके। तो क्या मैं कोई दूसरा फंड लूं या इसी में कुछ ऐड करूं, जैसा सर ने बोला कि कुछ? हिमांशु, आप देखिए स्मॉल कैप फंड थोड़ा ऐड कर सकते हैं, बट पूरा 10,000 उसमें मत डालिए। बाकी जो है आप उसी एलोकेशन में, जिस एलोकेशन में आपके पास अभी फंड्स हैं उनमें ही आप ऐड कर सकते हैं। बट हाँ, थोड़ा पैसा आप निकाल के आप थोड़ा सा जो है स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आपको देखना यह है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका एलोकेशन जो है, जो मैंने रिकमेंड किया है, उसके लाइन में धीरे धीरे आ जाए। बेस्ट संजय जी। नवीन मेरे अगले दर्शक मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार नवीन जी। नमस्कार जी मैम, नमस्कार। क्या हालचाल, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, समराला है लुधियाना के पास एक जगह, वहाँ से बोल रहा हूँ मैम। अच्छा सर, बताइए जो सवाल आपने हमें भेजा है उसमें कुछ ऐड करना है? आपका पीपीएफ मैच्योर हो रहा है ना? हाँ जी मैम, मेरा पीपीएफ मैच्योर हो रहा है, तो मैंने पूछना था कि मेरा 10 साल का मैम होराइजन है कि 10 साल बाद मैं इसको किस वे में आगे इन्वेस्ट करूँ ताकि मेरे को मैक्सिमम मंथली इनकम कोई जनरेट हो सके। आप रिटायर होने वाले 10 साल में? मैम रिटायर तो नहीं होने वाला, मैं डेंटिस्ट तो काम कर रहा हूँ, पता नहीं कब तक कर पाऊंगा, पर 10 साल का मेरा टारगेट है। राइट नाउ आई एम 45। अच्छा। नहीं, आप जब तक चाहें तब तक काम कीजिए, कोई बात नहीं। अच्छी बात यह है कि आप फाइनेंशियली अपने आप को प्लान कर रहे हैं, तो आप बाजार से परिचित हैं। अगर 10 साल की अवधि के लिए शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड के जरिए पैसे लगाने हो तो? हाँ जी मैम, मैं म्यूचुअल फंड्स में भी लगाता हूँ। मेरा और मेरे वाइफ का मैंने पोर्टफोलियो तो नहीं भेजा, तो उसमें हमारी मंथली सिप्स अराउंड अबाउट 55,000 की जा रही हैं दोनों की, मेरी और मेरी वाइफ की। ये तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी नवीन जी नहीं दी ना। आप वही फंड अगर हमारे गेस्ट ने भी आपको रेकमेंड कर दी तब तो रेपुटेशन हो जाएगा।
हाँ जी, हाँ जी मैम, सॉरी मैं ये डिटेल भेजना भूल गया ये। कितने फंड है आपके? मैम मेरे पास है आदित्य बिरला है, डीएसपी है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का है, एचडीएफसी फ्लेक्सी है, क्वांटम है, पीजीआईएम है, कैनरा बैंक का है। सभी बटोर लिए हैं नवीन जी, खुद किए हैं क्या? हैं? नहीं मैम, खुद तो नहीं किए, मेरे एक एडवाइजर हैं, वो मेरे को सजेस्ट करते हैं तो उसका मैं उनकी हेल्प लेता हूँ मैम। तो ये सजेशन उनसे नहीं मांगी आपने? नहीं मैम, अभी तो नहीं मांगी उनसे, पहले आपसे मांग रहा हूँ। मैं तो कहती हूँ कि जो उन्होंने आपको बता रखा है वो भी हमें भेजिए। ये तो सभी फंड हाउसेस को आपके पोर्टफोलियो में जगह दे दी इन्होंने, हैं? हाँ, तो हाँ जी मैम, वो रेगुलरली मेरे से इन्वेस्ट करवाते रहते हो तो मैं थोड़ा थोड़ा करता रहता हूँ मैम। चलिए ठीक है, आपका सवाल हम देंगे हमारे एक्सपर्ट को, लेकिन हिमांशु अब बड़ा पेंच ये है कि इनका ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो है ना? तो मैं चाहती हूँ कि आप इनको मार्केट कैप वाइज बता दीजिए कि कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ डालना चाहिए। अब उसके मुताबिक फंड्स तो अब इनके पास आई एम श्योर होंगे ही, उन्होंने सभी इकट्ठा कर रखे हैं। इन्होंने नवीन जी ने फंड हाउसेस के नाम बताए, पर उसमें कौन से फंड में डाल फंड्स के है वो रखा है नहीं वो नहीं बताया। बताया है। वो इन्फॉर्मेशन रहती तो बहुत ही एक अच्छा हमारे पास बैकग्राउंड होता और हम और अच्छे से सजेस्ट कर पाते। पर ठीक है, उन्होंने जो मुझे बताया है उसके हिसाब से उनको 30 लाख रुपए मिलने वाले, जो उनका पीपीएफ मैच्योर हो रहा है, उनके पास 10 साल का होराइजन है। देखिए, इसके बेसिस पे, क्योंकि अभी तक उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट चालू नहीं किया है, स्टार्ट नहीं किया है, उसके लिए उनके पास बहुत ही अच्छा प्रेमाइस है कि वो एक बेसिक प्रिंसिपल जो होते हैं इन्वेस्टिंग के, राइट एसेट एलोकेशन, राइट फंड मिक्स, वो फॉलो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने 10 साल का होराइजन रखा है, तो 80% उनका इक्विटीज में रहेगा तो अच्छा है, और 20% वो डेट म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं। ये एक काफी रीजनेबल एसेट एलोकेशन रहेगा उनके लिए, क्योंकि हम 20% डेट करके हम थोड़ा सा कॉशियस साइड जा रहे हैं, तो इक्विटी पोर्टफोलियो उनका थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है, जहां पर वो 55% अपना लार्ज कैप में रख सकते हैं, 20 से 25% जो है वो मिड कैप में रख सकते हैं, और 20 से 25% वो स्मॉल कैप में भी वो रख सकते हैं। ये पोर्टफोलियो थोड़ा सा हाई रिस्क हाई रिटर्न होगा। अगर नवीन जी इससे कंफर्टेबल नहीं है तो ये थोड़ा सा कॉशियस साइड जाके लार्ज कैप में 60% के आसपास, 60-65% के आसपास भी रख सकते हैं। पर मुझे लगता है कि उनके प्रोफाइल को देख के वो थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि मिड एंड स्मॉल कैप एलोकेशन थोड़ा सा वो ज्यादा रखें, बिकॉज हमने डेट म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी हम 20% डाल रहे हैं, तो वो आपको काफी कुछ कुशन प्रोवाइड कर देगा। अगर हम फंड्स की बात करें तो लार्ज कैप में आपके कोटक ब्लू चिप एक अच्छा आता है, मेरा ही लार्ज कैप है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप है, एक्सिस ब्लू चिप है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप, ये सब बहुत से अच्छे फंड्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। मुझे नहीं पता ये अभी आपके पोर्टफोलियोज में है कि नहीं है, बट आप अपने इस पोर्टफोलियो में इनको ऐड कर सकते हैं। दूसरा, आपका मिड कैप में आपके पास एसबीआई मैग्नम मिड कैप आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सिस मिड कैप अच्छा है, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा अच्छा है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज अच्छा है, डीएसपी मिड कैप अच्छा है, स्मॉल कैप में एचडीएफसी स्मॉल कैप अच्छा है, एसबीआई स्मॉल कैप अच्छा है, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज अच्छा है, डीएसपी स्मॉल कैप भी बहुत अच्छे फंड्स हैं। ये सारे फंड्स अच्छे फंड्स हैं जो अपने पोर्टफोलियो में, जो मैंने एलोकेशन बताया है उसके हिसाब से उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिक्स इनकम पोर्शन आपका सेफ रहना चाहिए, मैं रिकमेंड करता हूँ, उसमें आप ज्यादा कुछ रिस्क ना लें तो वही अच्छा है। तो मेरे हिसाब से जो भी ऐसी कैटेगरी जिसमें हाई इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, या ऐसी कैटेगरी जिसमें क्रेडिट रिस्क ज्यादा होता है, उनको अवॉइड करिए। उससे अच्छा है कि आप अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स जो होते हैं, लो ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म कैटेगरीज जो हैं, या कॉर्पोरेट बॉन्ड कैटेगरी जो है, उसमें आप उनके फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपको एक सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। जब मार्केट वोलाटाइल होता है इक्विटी साइड में, तो ये आपको एक कुशन प्रोवाइड करेगा। उसके लिए आप अल्ट्रा शॉर्ट में कोटक सेविंग्स फंड एक अच्छा है, लो ड्यूरेशन में निपॉन इंडिया लो ड्यूरेशन और एचडीएफसी लो ड्यूरेशन अच्छा है। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में अगर आप देखें तो बंधन बॉन्ड का शॉर्ट टर्म फंड बहुत ही अच्छा फंड है, एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेट फंड बहुत अच्छा फंड है, कोटक शॉर्ट टर्म फंड अच्छा है। और कॉर्पोरेट बॉन्ड में आपका निपॉन इंडिया कॉर्पोरेट बॉन्ड आता है, एसबीआई कॉर्पोरेट बॉन्ड आता है, आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड आता है। तो ये सारे फंड्स अच्छे हैं जिनमें आप अपना एलोकेशन जो मैंने रिकमेंड किया उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए मेरे पास समय बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन नवीन जी उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। और चलिए झटपट हम रुख कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। बताएं हिमांशु, क्या है आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र? मेरा निवेश का गुरु मंत्र बहुत ही सिंपल है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए और डिसिप्लिन अप्रोच होनी चाहिए।
अगर आप इसमें स्टिक कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा, ओवर अ लॉन्ग टर्म आपको बहुत ही अच्छी सफलता देगा। अगर आपको अपना रिटायरमेंट पर्पस है, कोई भी अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म इज माय गुरु मंत्र। चलिए, इसी के साथ हिमांशु बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाई आज, और मुझे भी इजाज़त दें। लेकिन जाते जाते हम आपकी स्क्रीन पर छोड़े जा रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर को, क्योंकि यहाँ पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। और साथ ही यूट्यूब पर भी हमारे शो को देख सकते हैं, और यूट्यूब पर अपने सवाल भी छोड़ें कमेंट बॉक्स में, हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे, आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग कराएंगे। नमस्कार।